अपन बात करेंगे आधुनिक विमर्शों के बारे में। अपना लगभग बाकी का पोर्शन पूरा हो चुका है और आधुनिक विमर्श में अपन बात करेंगे स्त्री विमर्श की, आदिवासी विमर्श की, दलित विमर्श की, उत्तराधुनिकता, आधुनिकता। ये सब चीज़ें आपने भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा इनको, कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस किस तरीके विकास हुआ। क्योंकि ये सब जब जब चीज़ें बदलती है तब तब कुछ उसका साहित्य और सभ्यता सब चीज़ें बदलती हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पहले कोई ज़माने में जब सिर्फ आदमी कंदमूल फल पे डिपेंड था तब उसकी सोच उसी तरीके की थी। बाद में जब कुछ साधन बन गए, पहिए का आविष्कार हो गया, तो उसकी सोच का दायरा बढ़ गया। और पहिए के आविष्कार के बाद धीरे धीरे मशीनीकरण होने लगा, और मशीनीकरण होने लगा तो फिर उसका और दायरा बढ़ा। और जब जब मशीनीकरण हुआ, आवागमन के साधन बढ़ गए, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन शुरू हुआ। लोग अमेरिका से भारत आए, भारत के लोग ब्रिटेन में गए या और किसी देशों में दूर तक लोगों का आवागमन हुआ, एक दूसरे देश की खोज हुई। तो जब इनकी खोजें हुई तो ऐसा वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में यहाँ के लोगों ने सीखा, और जो यहाँ आए उन्होंने यहाँ के बारे में सीखा। फिर देखा कौन किस तरीके से जड़ स्थितियों में गुजर रहा है या कौन किस तरीके से आगे प्रगतिशील व्यवस्था के साथ साथ गुजर रहा है। इसीलिए फिर धीरे धीरे जब सोच का दायरा बढ़ता है तो फिर सोच के साथ साथ आदमी की आवश्यकताएं और लगता है कि हमारे अधिकार ये होने चाहिए थे, उनके प्रति आवाज़ उठना शुरू होती है। अगर एक ज़माना बीच का अपन देखते हैं, यदि मिडाइवल एज को देखें तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति ऐसी थी कि उनके दिमाग में यह था कि हमारे लिए नियति ने यही कुछ किया है और यही कुछ होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी पाने योग्य नहीं है। ये उनकी धारणा थी। ये पहले भी आप लोगों ने महसूस क्या अध्ययन किया होगा और पाया होगा। जब जब आदमी कहीं से प्रेरणा लेता है कि वास्तव में मैं इससे अलग भी हूँ, मैं इससे अलग भी हूँ, तब तक ही उसमें अपने आप को स्थापित करने का विचार आता है। यदि शुरू से ही ये कहा जाए कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं, उनको कंडीशन्ड कर दिया गया शुरू शुरू में कि नहीं, गिर जाएंगी, लग जाएंगी, घर में रहना है, चूल्हा चौका ही करना है, ये करना है, वो करना है, उस तरीके से यदि कंडीशन्ड कर दिया जाता तो धीरे 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 ऐसा ही होता और वह अपने नियति को मान लेती कि वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ जब लगा कि महिलाएं तो प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बसेस चला रही हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, तो फिर हम साहित्य के क्षेत्र में क्यों नहीं, हम बैंकिंग के क्षेत्र में क्यों नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में क्यों नहीं, हर क्षेत्र में हम क्यों नहीं, ये उनके मन में आवाज़ उठने लगती है। इसीलिए जब ये आवाज़ उठती है तो विमर्श का जन्म होता है। क्योंकि जब पीड़ा बाहर झलकेगी तभी तो पता चलेगा कि कहीं न कहीं कुछ दंश है, और यही विमर्श है। इसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो आदिवासियों की पीड़ा हो, चाहे दलितों की पीड़ा हो, चाहे किन्नरों की पीड़ा हो, चाहे महिला की पीड़ा हो, ये सब पीड़ाएं जब आती हैं, जब हमें उस समाज को सेटअप के बारे में पता चलता है कि हमें कुछ और भी मिलना चाहिए था। कि एक तरफ तो अपने मानव के मूलभूत अधिकारों से कुछ अधिक अधिकारों का पुरुष दोहन कर रहा है, और एक तरफ महिलाओं को वो नैसर्गिक अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं, तब फिर उन्हें लगता है कि हमें निश्चित रूप से मांग करनी चाहिए। इसीलिए आज स्त्री विमर्श पर थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य की कल्पना असंभव है। बिल्कुल सही बात है। समाज एक सामूहिक इकाई है और साहित्य भी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बनता है। इसीलिए समाज से हम जो ग्रहण करते हैं और हम जो करते हैं उसे समाज ग्रहण करता है। कोई भी व्यक्ति है, सब एक दूसरे के पूरक हैं और वो सब चीज़ें एक दूसरे से ग्रहण करते हैं। तब जब पुरुष वोट देने का अधिकार पा लेता है, पुरुष को हर प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, तो स्त्री को क्यों नहीं।
स्त्री ने को भी भगवान ने बनाया है। स्त्री भी उसी प्रकार से अपने घर के कार्यों को लेकर के, बाहर के कार्यों को लेकर के सजग हो सकती है। भगवान ने उसमें भी दिमाग दिया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो फिर पुरुष से अलग कैसे? ये सब चीज़ें समाज ने ही उन्हें मैसेज के रूप में दिया। ये अलग बात है, समय समय के साहित्यकारों ने, यानी कि कुछ समय ये कहा गया तुम तो पूज्या हो, तुम तो बस आरती करो, तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि जब पूजनीय ही बना दिया तो ऐसी स्थिति में उनके बारे में हम ये बात ही नहीं कर सकते कि उन्हें कठोर काम करवाया जा सकता है, उन्हें बीएसएफ में लड़ने के लिए भी भेजा जा सकता है। ये बात की कल्पना ही संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस तरह का आंदोलन अपना स्थान बनाता है और स्त्री विमर्श वास्तव में महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक व्यापक आंदोलन है। इस विमर्श का परिचय देते हुए सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो लिखती हैं, उसमें कहती हैं कि स्त्री के मुक्ति संघर्ष का एक समृद्ध शास्त्र विकसित हुआ है। ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा था और उसमें ये बताती हैं कि स्त्री के मुक्ति संघर्ष का एक समृद्ध शास्त्र विकसित हुआ है, जिसे समग्र रूप से स्त्री विमर्श कह दिया जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1901 में अमेरिका से मानते हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर स्वाभाविक है, वहाँ ज़्यादा मानते हैं। ये अलग बात है कि ऋग्वेद काल में यहाँ पर भी लोपामुद्रा और काफ़ी ऋषि, महिला ऋषि हुई थी, जिन्होंने तपस्या की और हर यज्ञ में, हवन में संचालन किया, उनका सब काम किया, बराबर से पुरुष के साथ साथ चली। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी स्थिति बदल दी गई। ये अलग बात है, भारत भी कहीं पीछे नहीं रहा। बीच में कुछ चीज़ों में हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियाँ भूल गया था, बाद में फिर स्मृत करा दिया गया, तो फिर धीरे धीरे वापस ये आने लगा। तो 1901 में अमेरिका से इस विमर्श की शुरुआत मानते हैं। आधुनिक भारतीय समाज अब बहुत ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जब लोकतांत्रिक स्थितियां बन जाती है तो वहाँ पर बच्चे के अधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए, महिला के अधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए और पुरुष के अधिकार तो सुरक्षित हैं ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, सबको बराबर चलने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि या तो बहुत पीछे छोड़ दें। आप लोगों ने अगर गांव में एक दृश्य देखा हो पहले के ज़माने में, तो निश्चित रूप से ऐसा ही लगता था। गांव में जब साधन नहीं हुआ करते थे तो रिलेटिव जो भी आते थे, जैसे हमारे बुआ फूफा वगैरह आते थे, तो वो गांव में आते थे और गांव में आते थे तो फूफा जी चल रहे होते बहुत आगे, बुआ जी चल रही होती थी बहुत पीछे, और सारा ये यात्रा का भार है, बैग वैग अटैची वटैची, वो बुआ जी अपने सिर पे रखे रहती थी और फूफा जी आगे आगे चला करते थे। इस तरह का जो विभेद था, मानसिक रूप से फिट था, मानसिक रूप से फिट था। यदि उस समय वह पुरुष चाहे कि ये कुछ सामान मैं भी लाद लूँ तो भी वह नहीं देंगी, नहीं नहीं ये तो मेरा ही दायित्व है। लेकिन जब बाद में लगा कि मेरा ही काहे का दायित्व है, दोनों हाथ धो सकते हैं तो दोनों को चलना चाहिए। पर एक बात तय है कि कहीं ना कहीं ये ही है कि एक तरफ वो स्वतंत्रता का उपयोग भी करना चाहती है और एक तरफ स्वतंत्रता का उपयोग न करके पुरुष के अधीन भी रहना चाहती है। ये बड़ी द्वंद्व वाली मानसिकता महिला की है और इसीलिए सिगमंड फ्राइड जो मनोविश्लेषक हैं, उन्होंने एक जगह कहा है कि बहुत वर्ष काम करने के बाद भी मैं ये समझ नहीं पाया आखिर महिला चाहती क्या है। ये सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मेरा इतना अध्ययन हो गया उसके बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। शायद इसीलिए स्त्री को अंतिम उपनिवेश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ साथ भी चलना चाहती है, अतिक्रमण भी नहीं करना चाहती है और पीछे रह जाने पर अधिकार की मांग भी करती है। ये बड़ा द्वंद्व है और इसी द्वंद्व को कुछ लोगों ने बड़ा तरीके से अलग किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब उसी में क्या हो जाता है कि जिन लोगों ने आगे बढ़ कर के कुछ प्रयास किया और आगे बढ़ी भी महिलाएं, तो ऐसे में कुछ दूसरी महिलाएं उनके प्रति नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू कर देती हैं, उन्हें कुछ ऐसी उपमाओं से विभूषित करने लग जाती हैं जो ठीक नहीं होता है। लेकिन अब इसीलिए स्त्री की दुश्मन स्त्री हो जाती है और निश्चित रूप से ये सत्य है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। सार्वजनिक मंचों से इसको स्वीकार करना सब लोग ये कह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सच्चाई के करीब है। पुरुष साथ में लेकर के चलना चाहता है। अब ये कहें कि ये पुरुष का
कुछ साहित्यकारों का दम्भ है, ऐसा नहीं है। फिर भी ओवरऑल जब अपन ये देखते हैं तो पाते हैं कि स्त्री के जो अधिकार की है सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और विस्तार से जब सुमन राजे इसका अध्ययन करती हैं तो वो और स्पष्ट करती हैं कि स्त्री के नज़रिए से, देखिए अब तक जो हिंदी साहित्य लिखा गया है वो पुरुष के नज़रिए से लिखा गया। स्त्री साहित्य, हिंदी साहित्य जो लिखा गया वो पुरुष के नज़रिए से लिखा गया। और वैसे भी साहित्य जो पहले साहित्य लिखा जाता था वो तो जीते हुए राजा के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। हारे हुए राजा के दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं होता था। हारा हुआ राजा चाहे कितना ही बलशाली बहादुर हो, लेकिन उनके दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया जाता था, दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता था जीते हुए राजा का। इसीलिए उन्हीं के दृष्टिकोण को लिखा जाता था। बाद में वही इतिहास में वो हुआ। हिंदी का जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उसमें महिला लेखिकाओं को इनको पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। इसी को देखते हुए सुमन राजे ये लिखती हैं और उस इतिहास में कई चीज़ों को वो जोड़ने का प्रयास करती हैं। और वो कहते हैं कि ये स्त्री विमर्श अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। स्त्री के अधिकारों को लेकर के जो लड़ाई चली, स्त्री के अधिकारों को लेकर के जो संघर्ष चला वो अभी का नहीं है। जब मैसेचुसेट्स में सन 1611 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, जबकि महिलाओं को मताधिकार पिछले दशक तक कई देशों ने नहीं दे रखा था। अब तो ओवरऑल लगभग सभी जगह हो गया है, लेकिन पिछले दशक की स्थिति यह थी कि कई जगह नहीं दिया गया था। अब उनको देना शुरू किया गया। 1611 में मैसेचुसेट्स में दिया गया और उसके बाद में 1780 में वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात अमेरिका में सन 1857 में महिलाओं तथा पुरुषों के समान वेतन के लिए हड़ताल हुई थी। ये भली बातें आप जानते हैं। देखिए आज भी महिला और पुरुष यदि समान कार्य करते हैं तो समान वेतन कई जगह नहीं दिया जाता है, जबकि ये इसकी आवाज़ 1857 में अमेरिका में उठी थी और उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। भारत में 1818 में राजा राम मोहन राय को अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मना था उसका दबाव या प्रभाव इतना कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का भारत में विरोध करना शुरू किया, जबकि आप जानते हैं भारत में तो सती होना अपने आप में बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता था। अब उस समय की महिलाएं, जो पुरानी महिलाएं जिनके दिमाग को इस तरह से सेट कर दिया गया था, उनका ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया गया था कि सती तो तुम्हें होना ही होना है, क्योंकि इसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसी से तुम्हारा वहाँ पर पति प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में इस तरह से भर दी गई थी। ये जो शरीर तुम्हें मिला है वो किसी काम का नहीं है, जबकि वास्तव में क्या है, अगर एक मर गया तो क्या दूसरे को भी जीने का अधिकार नहीं है क्या? वह तो जी सकता है ना, अपने संघर्ष के बूते पर जी सकता है, नहीं उसको भी नहीं जीने दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में भर दिया गया। इसीलिए उस समय तक बहुत सारे मामलों में महिलाएं खुद आगे बढ़ कर के सती होती थी, प्रसन्न होती थी इस चीज़ को लेकर के। और ये तो बाद में अभी आज़ादी के बाद भी देवराला कांड में हुआ, जो सती का एक नारायणी माता है वहाँ पर इस तरीके का हुआ। तो आज भी कई जगह होता है कि दिमाग में इस तरीके का उनके है कि नहीं मुझे तो सती होना है, पर इस चीज़ का विरोध किया क्योंकि शिक्षा का प्रसार यहाँ फैलने लगा था। और पुनर्जागरण जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में पहले आया था अपने भारत में, और वहाँ धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा होने के कारण आगे भी बढ़ता गया। तो 1818 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया 1829 में। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय 2 ऐसे कानून थे जो पास किए गए थे, एक तो सती प्रथा का और एक शारदा एक्ट जो बाल विवाह का था। इन दोनों को गैर कानूनी घोषित करने पर हमारे जो सनातनी लोग थे उन लोगों ने इनका विरोध किया था, अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और ये जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग उस समय थे उन लोगों का विरोध किया था कि ये इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, इस तरह का। तो क्या विधवा विवाह या बाल विवाह हो जाने पर उसको पीड़ा देने का ही हमारे यहाँ संस्कृति थी, ऐसा मानते थे लोग बाग। जबकि
क्या पूरे जीवन वैधव्य को काटने का उसको होना चाहिए था? क्या उसके जीवन को जीने का अधिकार नहीं है? क्या वह भी अपने जीवन में उसी उमंगिता के साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकती जो उसकी मित्र और बाकी महिलाएं कर रही हैं? क्योंकि उसका पति गुजर गया है, उसकी उम्र अभी 15 साल भी नहीं है, 10 साल है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कहाँ की आप मानव के मूल अधिकार की बात जहाँ करते थे वहाँ पर कभी भी इस तरह की दयनीय स्थिति में नहीं आते थे। तो शारदा एक्ट और सती प्रथा जो कानून बना था उसका हिंदुस्तानियों ने भी विरोध किया था, क्योंकि वो तो चाहते ये थे, तो गलत हो गया है। जबकि आज की तारीख में देखा जाए या पहले जब हम समझने लगे, जब से देखा जाए तो स्त्री विमर्श में अगर ये दोनों कानून महत्वपूर्ण नहीं होते तो आप देखिए वही देवदासियों की तरह अपना शोषण करवा रही होती और उसी को भगवान की सेवा मान रही होती, उसी स्थिति को वो आगे बढ़ा रही होती। तो ये संभव नहीं था। आज इसी चीज़ को लेकर के परिवर्तन होने लगा। तो अब यहाँ पर जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कुछ चीज़ें निरपेक्ष नहीं होती हैं। जब दूसरे देश में यही चीज़ें गलत थी तो भारत में उस समय एक वर्ग इसी चीज़ का विरोध कर रहा था कि गलत है, लेकिन वही आज की स्थिति में उसे अब सही मानने के सब कुल बाध्य हो गए, मानने लगे हैं। और दयानंद सरस्वती जी का प्रभाव शारदा एक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा था और विवेकानंद जी ने भी महिला शिक्षा को लेकर के काफ़ी प्रयास किया था। उसी समय सोवियत संघ में पिट्सबर्ग में 1859 में महिला मुक्ति को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो के संरक्षण में महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गई थी। विक्टर ह्यूगो, नाम याद रखिएगा, विक्टर ह्यूगो, और यह 1859 के आसपास ये शुरू हुआ था। महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गई थी और इस आंदोलन के क्रम में सन 1908 में ब्रिटेन में विमेंस फ्रीडम लीग, याद करिए, विमेंस फ्रीडम लीग की स्थापना की गई थी और जापान में 1911 को महिला मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1911 में जापान में महिला मुक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और विमेंस फ्रीडम लीग 1908 में ब्रिटेन में होता है और 1859 में पिट्सबर्ग सोवियत संघ में होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भारी मोहब्बत से यही दबाव रहा। कई देशों में जब इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी तो उसी समय इन चीज़ों को लेकर के दबाव बना और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भारी बहुमत से महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का नियम पारित किए जाने से महिला आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। परिणाम स्वरूप 1974 से संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल की वजह से हुआ, जब आज़ादी का बिगुल बजा और महिलाओं को भी उनके अधिकार की बात की जाने लगी। क्योंकि क्या जीवन इस प्रकृति में जीने के लिए सिर्फ पुरुष के लिए है? जब यहाँ जानवर को भी सब कुछ मिलता है तो इंसान में भेद करने का, महिला पुरुष में भेद करने का, जातीयता या वर्णों को लेकर के भेद करने का कहीं पर भी अधिकार नहीं है। इसीलिए समानता के अधिकार की बात हर व्यक्ति करता है, चाहे वह किसी भी वर्ण से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, चाहे महिला या पुरुष हो, सब बराबर के अधिकारी हैं पुरुष ईश्वर की बनाई प्रकृति में। उस समय इन आंदोलनों को चलाने के लिए या स्त्री की इस दशा को समझने और इस स्त्री का मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक संगठन भी आए और जिन्होंने काम किया। यदि स्त्री विमर्श को अपन देखें तो 3 चरण में अपन बात कर सकते हैं कि किस किस तरीके से इसमें आगे बढ़ोतरी होती है। पहला चरण समानता के अधिकारों की बात करता है। पहला चरण, क्योंकि बात ही वहाँ से शुरू होती है, समानता। मेरी वॉलस्टॉकनक्राफ्ट इसी चरण की लेखिका हैं। जो पहला चरण था उसकी जो लेखिका हैं वॉलस्टॉकनक्राफ्ट हैं और उन्होंने 1792 में एविडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, याद करिए, एविडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में वॉलस्टॉकनक्राफ्ट इसने एक पुस्तक लिखी थी और वो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की बात करती हैं। ये पहला चरण इसका चालू होता है। भारत में तो धीरे धीरे कई चरणों के बाद में ये पहुंचता है, लेकिन पहले चरण की बात यहाँ होती है। फिर दूसरा चरण आता है जो स्वाभाविक है, पहले चरण से काफ़ी प्रखर था और इस चरण का समय 20वीं सदी का मध्य माना जाता है।
इसमें पितृसत्ता व्यवस्था को जड़ से बदलने की बात की गई थी। पितृसत्ता, जबकि देखिए यहाँ मैं फिर भारत की बात करना चाहूँगा कि भारत में मातृ सत्तात्मक स्थिति भी पहले हुआ करती थी, और केरल में तो अभी भी कहीं पर मातृ सत्तात्मक स्थितियाँ बनी हुई है। पितृसत्तात्मक स्थिति यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसी की पगड़ी बंधेगी, वही सारी जिम्मेदारियां वहन करेगा। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, नहीं, सबको अधिकार बराबर है। और वहाँ तो नाम जो पुत्र का या पुत्री का नाम लिखा जाता है उसमें महिलाओं के सरनेम को या महिलाओं के नाम को आगे बढ़ाया जाता है मातृसत्तात्मक स्थिति में। भारत में पहले थी ये स्थितियाँ, लेकिन बीच में कई कारण रहे हैं, कई परिस्थितियाँ रही जिसकी वजह से ये सब बदल गया। लेकिन अब तो फिर बराबर की बात करते हैं तो बराबर का सब कुछ होना ही चाहिए, और 20वीं सदी में ये सब चीज़ें बदलने लगी। यूरोप में पितृसत्ता शब्द पहले से ही मौजूद था, किंतु उसे कटघरे में खड़ा करने का कार्य नारीवादी आंदोलनों ने किया, जिसमें वी गीता ने जेंडर तथा पैट्रियार्की इस तरीके की कुछ किताबें लिखी, और जिसमें सेक्स जेंडर सिस्टम के बारे में विस्तार से लिखा, और उन्होंने माना कि सेक्स का गठन जेंडर करता है। तो ये जब जेंडर, तो आगे जाकर के यही चीज़ें सिमोन द बाउवर भी कहती हैं अपनी पुस्तक में कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। क्योंकि जब भगवान जन्म देता है तो शिशु होता है। शिशु वही सब चीज़ें, वही फेफड़ा है, वही दिल है, वही किडनी है, वही मुंह है, वही दिमाग है, वही हाथ और वही पैर है, लड़के के भी लड़की के भी। कोई इस तरीके का फर्क नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो यह दिमागी रूप से है। जब दिमाग बराबर है, सोचने समझने की क्षमता बराबर है, तो फिर ऐसे में धीरे धीरे एक सिस्टम के तहत, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत उस बच्चे के दिमाग में लगातार ये बिठाया जाता है, नहीं तुम लड़की हो, नहीं तुम लड़की हो, नहीं तुम लड़की हो। घर में यदि रोटी बन रही है तो पहले भैया को खिलाओ, तुम बाद में खाना। दूध आ गया तो दूध कम है, भैया को ही पिला देना, तुम मत पीना। क्यों? और धीरे धीरे अनुकूलन ऐसा हो जाता है, कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी जब बड़ी होती है वो बच्ची, तो कभी कभी ऐसा खुद ही करना शुरू कर देती है। जैसे चाय बनाई, चाय में दूध कम था या दूध वैसे ही कम था, एक कप ही बना तो अपने भाई को दे देगी, खुद नहीं पिएगी। वाह, बहुत बढ़िया है ये, बिल्कुल एकदम त्याग की भावना। ये इस तरीके का तुम लोगों में भी है कि किसी में करती हो ये अपने पास? नहीं, पहले मैं भी चाय पीऊँगी, आधा कभी पी लेंगे, पर दोनों बहन भाई पिएंगे। पर कई तो बस इतनी नहीं है, एक ही कप बचा है, ज़्यादा है नहीं, तुम ही पी लो भाई, अपने तो पानी से ही काम चला लेंगे। पहले करते थे ऐसा या अभी भी करते हैं? लेकिन कंडीशनिंग अभी भी है, लोग अभी भी इसी तरीके से करते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह और अपने सब जगह भी इसी तरीके का भी होता है। तो ये सब चीज़ें बदलने लगी, और उसी समय B.R. अम्बेडकर जी की एक किताब आई, कास्ट इन इंडिया जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट। कास्ट इन इंडिया जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट लिखा, और सिमोन द बाउवर की सेकंड सेक्स लिखा, और उसका जो स्त्री उपेक्षिता हिंदी में ट्रांसलेशन उसका हुआ था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे महिला के अधिकारों को लेकर के बात की जाने लगी, महिलाओं को मनुष्य समझा जाने लगा। मैं यहाँ पर इसीलिए कह रहा हूँ कि उस समय से पहले मनुष्य नहीं समझा जाता था, उसे ढोर की तरह समझा जाता था। दलित और स्त्री सिर्फ ढोर है, जानवर है, उसे बहुत अधिकार देने की बात नहीं की जाती है। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो फिर बदलता है, सीन बदलता है, और आज की जो आज़ादी है ये इसी का परिणाम होती है। तीसरे चरण में स्त्री विमर्श की अगर अपन बात करते हैं तो उत्तर आधुनिक 1980 के बाद का जो समय है, जो उत्तर आधुनिक, देखिए अब यहाँ पर अपन आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की बात जब अपन करेंगे तब और स्पष्ट हो जाएगा। पुनर्जागरण का जो काल था उसे आधुनिकता कहते हैं, जहाँ मशीनीकरण होने लगा था, और उसके बाद में जो काउंटर कल्चर्स चलने लगी थी
प्रति संस्कृति उसकी उभरने लगी थी, वह उत्तर आधुनिकता युग हुआ। तो पहले आधुनिक युवा, मॉडर्न एरा आता है, मॉडर्न एरा के बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म आना शुरू होता है। ये समाजशास्त्रीय टर्म है जो अपने साहित्य में भी इसी तरीके से यूज की जाती है। एक तो मॉडर्निज्म एंड देन पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आधुनिक चलन उस समय बदलना शुरू होता है और ये 1980 के बाद में और इसी में नारीवादी दृष्टिकोण बहुत बदलता है और बहुत शक्तिशाली होकर के आने की स्थिति में आ जाता है। तो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा।